अगर इस ज़मीन पर कोई जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। ये वो मशहूर जुमला है जो कश्मीर के हवाले से मंसूब किया जाता है। कश्मीर के बारे में कहा जाता है आज जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की रूलिंग एलीट का एक ऐसा सियासी तंदूर बना हुआ है जिस पर दोनों मुल्क की एलीट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या इंडिया की रूलिंग एलीट हो, दोनों ही इस तंदूर पे अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। कश्मीर को इस हाल में पहुंचाने में क्यों 27 अक्टूबर की तारीख अहम है? 27 अक्टूबर 1947 को क्या ऐसा बड़ा वाक़या हुआ था जिसने कश्मीर को इस मुकाम पर पहुंचाया जहां ये आज है? 27 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जिसको कश्मीर की हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाया जाएगा। क्यों, क्या इम्पैक्ट डाला इस तारीख ने कश्मीर पर? क्या ऐसा बड़ा वाक़या हुआ? आज हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। कश्मीर का इशू सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसा इशू है जो 1947 से लेकर अब तक हम देखें तो सुलग रहा है, जिसका कोई हल नहीं है। पाकिस्तान का इस बारे में अपना नैरेटिव है, इंडिया का अपना नैरेटिव है, लेकिन इस सब में जो सफ़र कर रहा है वो आम कश्मीरी सफ़र कर रहा है। जो आम कश्मीरी है, जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, वो इस सूरत हाल का बुरी तरीके से सामना कर रहे हैं। अभी 27 अक्टूबर गुजरी। 27 अक्टूबर 1947 को असल में ऐसा बीज रखा गया था, ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसने कश्मीर को आज तक इस सूरत हाल में रखा। क्या था वो वाक़या? दरअसल जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश दौर में उन 550 के लगभग प्रिंसली स्टेट्स में शामिल होती थी। प्रिंसली स्टेट से मुराद कि ऐसी रियासतें, ऐसी स्टेट्स जहाँ पर राजे, महाराजे, निज़ाम वो हुकूमत करते थे, उनके कवानीन होते थे। ब्रिटिश के साथ उनका डिफेंस का, करेंसी का, किसी हद तक माशी मामलात का ही मायदा होता था। बाकी जो इंटरनल अफेयर्स होते थे ये प्रिंसली स्टेट्स खुद देखती थी। इन प्रिंसली स्टेट्स में अहम जो स्टेट्स थी जैसे हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, चित्राल, भावलपुर, ऐसी इंडिया में पटावी, पटियाला, ऐसी जो रियासतें थी ये शाही रियासतें थी 550 के लगभग। कश्मीर जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी शाही रियासत थी ब्रिटिश दौर में। कश्मीर को इसलिए भी अहमियत हासिल थी कि ये एक तरह की बफर स्टेट थी जिसका चाइना के साथ भी बॉर्डर मिल रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर मिल रहा है। तो इस वजह से ये बफर स्टेट होने की वजह से ज़्यादा अहम प्रिंसली स्टेट थी। कश्मीर का भी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, लॉज थे। यहाँ महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी 1947 तक अपने लॉज के तहत। अब जब ब्रिटिश ने 3 जून 1947 को ये फैसला किया कि सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस फैसले के बाद 3 जून 1947 के इस हुक्मनामे के बाद कोशिश शुरू हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ शामिल किया जाए। इस हवाले से जो खुद ब्रिटिश का मौक़िफ़ था वो ये था कि जो प्रिंसली स्टेट अपने आप को इंडिया में शामिल करना चाहे, पाकिस्तान में शामिल करना चाहे या इवन आज़ाद भी रखना चाहे, वो अपनी अपनी जोग्राफाई पोजीशंस का, अपनी आबादी का, अपने रकबे का, अपनी हिस्ट्री का, अपनी सिविलाइजेशन का ख्याल रखें और उसके बाद इंडिया के साथ शामिल हों या पाकिस्तान के साथ शामिल हों। ब्रिटिश की ये दिली ख्वाहिश थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स में से कोई स्टेट आज़ाद ना हो, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान किसी एक मुल्क के साथ ये इत्तेहाद कर लें। अब जो ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ इत्तेहाद का मामला था, कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम था और इसमें ख़ास तौर पर जो कांग्रेस के लीडर थे और इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत अहम किरदार था। ये तेज़ी के साथ प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करवा रहे थे, शामिल कर रहे थे। कश्मीर का मामला यूं अटका हुआ था कि कश्मीर के महाराजा हरी सिंह किसी मुल्क को पाकिस्तान और इंडिया की तरफ
टिल्ट नहीं दिखा रहे थे पार्टीशन प्लान आने के बाद, उन्होंने कोई वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। अब यहाँ पर एंट्री होती है जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू की अगर हम राइटिंग्स देखें, नेहरू की लिखी हुई किताबें देखें, लिखी हुई तहरीरें देखें, मज़ामीन देखें, तो नेहरू को जैसे कश्मीर के साथ एक तरह का इश्क था, क्योंकि एक तो नेहरू के आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ कश्मीर से था, और दूसरा नेहरू कश्मीर के हुस्न से, कश्मीर का जो ब्यूटी है, कुदरती हुस्न है, कश्मीर की जो पहाड़ है, कश्मीर के जंगलात हैं, लैंडस्केप हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नेहरू इश्क करते थे। उनकी राइटिंग से बात आया होती है। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए ये कश्मीर का इंडिया में रखना, इंडिया में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके साथ साथ नेहरू की जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने कश्मीर में महाराजा हरी सिंह के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की थी, वहाँ फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़ स्ट्रगल वो करते थे, वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते आए थे 47 से पहले ही, 1930s में और अर्ली 40s में। शेख अब्दुल्ला के साथ भी नेहरू की ख़ास तरह की दोस्ती थी। यही वजह है कि नेहरू की ये ख्वाहिश थी, भरपूर ख्वाहिश थी कि कश्मीर इंडिया के साथ ही शामिल हो। अब ये एक तरह का एक ऐसी जंग, डिप्लोमेटिक जंग शुरू होती है जिसमें महाराजा हरी सिंह को कायल किया जाए, मनवाया जाए कि वो इंडिया के साथ एक्सेशन करें। इस मकसद के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी खुद नेहरू से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर का दौरा करते हैं, और अपने दौरे से पहले ही वो अपनी ख़ास एक रिपोर्ट, जो ज़ाती रिपोर्ट कहलाती है, इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि नेहरू को पटेल ने भी समझाने की कोशिश की कि बाकी रियासतों को साथ मर्ज कर लिया जाए। कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ, कश्मीर में पटेल के मुताबिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुताबिक चंद पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को लेकर हमने क्या करना है, ज़्यादा ज़रूरत है कि हैदराबाद जैसी रियासतों को, बड़ी रियासतों को अपने कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के मुताबिक नेहरू ये सुनकर रो पड़े और उन्होंने कहा कि कश्मीर से ज़्यादा इनके लिए अहम कुछ भी नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन अब एक कोशिश करते हैं, 18 जून 1947 को वो कश्मीर का दौरा करते हैं और महाराजा हरी सिंह को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिया के साथ माहिदा करे, या एटलीस्ट माहिदा अगर नहीं भी करना तो स्टैंड स्टिल का माहिदा करे। ये स्टैंड स्टिल क्या है हम वाज़े करते हैं। लेकिन महाराजा हरी सिंह जो हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन की ये बात, ये मुतालबा मानने से इनकार कर देते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरी सिंह को नेहरू का एक नोट भी पेश करते हैं, नेहरू के हाथ से लिखा हुआ नोट, जिसमें महाराजा हरी सिंह को साफ तौर पर कहा गया था कि कश्मीर का मुस्तकबल अगर है तो वो इंडिया के साथ है। और साथ ही नेहरू का ये मुतालबा भी था कि महाराजा हरी सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर RC कार्क को बरतरफ करें, क्योंकि RC कार्क बहुत कट्टर कश्मीरी नेशनलिस्ट थे, कश्मीरी पंडित थे, जो कश्मीर को आज़ाद रखना चाहते थे, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं करना चाहते थे, इसकी खसूसी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते थे। नेहरू की ये भी डिमांड थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की जो हरी सिंह के साथ मुलाकातें हुई वो नाकाम हुई। हरी सिंह ने किसी मुल्क के साथ माहिदा करने से, एक्सेशन का साथ शामिल होने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया। इसके बाद नेहरू ने खुद भी कश्मीर जाने की कोशिश की। इससे पहले 1946 में जब नेहरू ने कश्मीर का दौरा किया था तो इनको इस दौरे के दौरान महाराजा हरी सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था कि इनके पास इजाज़तनामा नहीं है, इजाज़तनामे के बगैर ये कश्मीर में आए हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि महाराजा के पास कितनी ज़्यादा अथॉरिटी थी कि वो इंडिया के वुड बी प्राइम मिनिस्टर को, तब हर किसी को पता था जब जून 1946 में नेहरू को गिरफ्तार किया गया था कि नेहरू ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद महाराजा हरी सिंह ने उनको गिरफ्तार किया, यानी इस हद तक महाराजा हरी सिंह का कंट्रोल था। तो नेहरू के पास ये एक मिसाल थी गिरफ्तारी की। यहाँ पर अब लॉर्ड माउंटबेटन एक तजवीज़ देते हैं नेहरू को कि क्या ही अच्छा हो अगर गांधी को कश्मीर में भेजा जाए, तो गांधी को कश्मीर भेजकर कन्विंस करवाया जाए महाराजा हरी सिंह को कश्मीर, भारत के साथ, इंडिया के साथ शामिल होने के लिए। तो गांधी कश्मीर का ट्रैवल करते हैं। अगस्त के शुरू में 4 अगस्त तक गांधी कश्मीर में रहते हैं और इस दौरान वो महाराजा हरी सिंह से, इनके ख़ानदान से मुलाकातें करते हैं। गांधी के इस दौरे का एक असर ये होता है कि महाराजा हरी सिंह बरतरफ कर देते हैं
RC काक को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और नया प्राइम मिनिस्टर जनक सिंह ले आते हैं। यानी एक मुतालबा मान लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो इंडिया के साथ एक्सेशन का मायदा हरी सिंह नहीं करते। अब 12 अगस्त को महाराजा हरी सिंह 12 अगस्त को एक बड़ा वाकया ये होता है कि महाराजा हरी सिंह का पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल का मायदा हो जाता है। अब ये स्टैंड स्टिल से क्या मुराद? स्टैंड स्टिल से मुराद कि हम अभी किसी मुल्क के साथ शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो अब का स्टेटस है, हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं, हमारा जो आना जाना है पाकिस्तान इंडिया की तरफ तजारत की गर्ज से, या बाकी जो हमारे मामलात हैं आने जाने के, करेंसी के, डाक के सिस्टम के, इसको एज इट इज़ रखा जाए हतमी फैसला होने तक। 12 अगस्त को महाराजा हरी सिंह ये दरख्वास्त करते हैं स्टैंड स्टिल के माहदे की कि सूरत हाल जू की तू रहने दी जाए, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल के इस माहदे पर कश्मीर से करने के लिए राज़ी हो जाता है। उसके बाद ये वो दौर था जब कश्मीर में कशीदगी भी भारी थी। कश्मीर में ख़ास तौर पर जो जम्मू के इलाके हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम टेंशन भी जन्म ले रही थी। वादी के अंदर हरी सिंह के ख़िलाफ़ भी मुजाहरे हो रहे थे। हरी सिंह के लिए मामलात को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं हो रहा था। और जब ये उस वक्त पाकिस्तान को ये अंदाज़ा हुआ, यानी उस वक्त जिन्ना को, लियाकत अली को ये अंदाज़ा हुआ कि शायद महाराजा हरी सिंह का टिल्ट इंडिया की तरफ ही हो, तो फिर 22 अक्टूबर 1947 को ट्राइब्स को, जो फाटा के, उस ज़माने के फाटा के, उस ज़माने में सूबा सरहद जो आज खैबर पख्तूनख्वा है, इसके जो फाटा के इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, यहाँ से कबायलियों को मनज़म करके 22 अक्टूबर को कश्मीर पर एक बड़ा हमला किया गया, जिसका बज़ाहिर मकसद था इस हमले के लिए जवाज़ ये दिया गया कि हम अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इन कबायलियों ने बड़े पैमाने पर कश्मीर में लूट मार करना शुरू कर दी, आम लोगों को मारना शुरू कर दिया, रेप्स करने शुरू कर दिए, कत्ल व गर्द करनी शुरू कर दी। 22 अक्टूबर 1947 को ये अटैक होता है। 24 अक्टूबर 1947 को इंडिया तक बाकायदा इस हमले की खबर पहुंचती है, कबायली अटैक की। और इसी रोज़ फिर एक वहाँ डिफेंस मीटिंग होती है इंडिया की, जिसमें फ़ैसला किया जाता है कि फौरी तौर पर वीपी मेनन, अब वीपी मेनन जो हैं ये बहुत अहम सेक्रेटरी थे, जो स्टेट्स के मामलात देख रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स के मामलात देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनको असिस्ट कर रहे थे। ये इनको कश्मीर भेजा जाए। इसके साथ ही महाराजा हरी सिंह ने जो दरख्वास्त की थी कि इंडियन फ़ौज उनको आकर बचाए, तो इंडिया ने वाज़े किया कि हमारे साथ एक्सेशन साइन कर लें, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन यानी हमारे साथ इल्हाक कर लें, हमारे साथ ज्वाइन कर लें, तो फिर हम अपनी फोर्सेस को भेजेंगे। अब वीपी मेनन ख़ास तौर पर कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं। यहाँ पर यह बात इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जो कमांड एंड कंट्रोल था, यानी सुप्रीम कमांडर था आर्मी का, वो एक ही था, फील्ड मार्शल आर्चनलक जिन्हें कहा जाता है। जबकि जो पाकिस्तान की तरफ के आर्मी चीफ थे वो यानी इनके अंडर थे। ऐसा नहीं था कि ये इनके अंडर थे। इसके बावजूद जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसने भी इस जंग को रुकवाने की ख़ास बड़ी कोशिश नहीं की। इस जो कबायली हमला हो रहा था, अब इसमें महाराजा हरी सिंह खुद अपनी जान बचाकर जम्मू में पहुँचे, और जम्मू में पहुंचकर इन्होंने वीपी मेनन से मुलाकात की। और फिर 27 अक्टूबर 1947 को इन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिखकर कहा कि वो इंडिया के साथ एक्सेशन चाहते हैं, इल्हाक चाहते हैं, अपने साइन किए। और इसके जवाब में लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने भी इस जो एक्सेशन था, इस इल्हाक था, इसको कबूल किया। यूँ महाराजा हरी सिंह का लिखा हुआ ये ख़त और उसके बाद गवर्नर जनरल का इस ख़त की मंजूरी का जो दस्तखत शुदा लेटर था, ये एक तरह का माहदा बना कि एक्सेशन इंडिया के साथ। और फिर 27 अक्टूबर को ही लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत सिंह की क़यादत में जो 1st सिख बटालियन थी, ये फ़ौजें हवाई जहाज़ों के ज़रिए इनको कश्मीर में उतारा गया। और इसके बाद जो आज का इंडियन कंट्रोल कश्मीर है, यहाँ तक इंडियन आर्मी ने कामयाबी हासिल की। और जिन इलाकों को कबायलियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से, उसको आज पाकिस्तान कंट्रोल करता है। पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर है, जिसको मुज़फ़्फ़राबाद कहा जाता है।
اور انڈین کنٹرول کشمیر جس کا کیپٹل آج سری نگر ہے. تو یہ 27 اکتوبر 1947 کا کیا گیا یہ ایکسیشن اکارڈ تھا، الحاق کا معاہدہ تھا، جس میں مہاراجا نے باقاعدہ سائن کر کہا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ ایکسیشن چاہتا ہوں. اس کے بعد صورتحال ظاہری بات ہے تبدیل ہوئی. نہرو نے شیخ عبداللہ کو وہاں پر جس طریقے سے آگے بڑھایا، ہری سنگھ کا رول بالکل ختم ہوا. یہ خیر بعد کی کہانی ہے، لیکن 27 اکتوبر اس لیے اہم ہے کہ اسی روز انڈیا کے ساتھ مہاراجا نے ایکسیشن ٹریٹی سائن کی تھی. اب اگر ہم اس سارے فیکٹس، فگرز، ایونٹس کو دیکھیں اور اس کو اپنے طور پر دیکھیں کہ ہسٹوریکلی ہونا کیا چاہیے تھا. ہسٹوریکلی فیصلہ کشمیر کے جو عوام ہیں، کشمیر کے عوام کی اکثریت ہے، ان کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ سب کانٹیننٹ کوئی 2 یا 3 ملک نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کانٹیننٹ کوئی سٹیٹس ہیں، پاکستان اور انڈیا کوئی نیشنل سٹیٹس ہیں. یہاں بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان سٹیٹس کے اندر بھی بہت سی نیشنلٹیز رہ رہی ہیں جن کا صدیوں پرانا آئیڈینٹی ہے، صدیوں پرانا تخصص ہے، چاہے وہ پنجابی ہوں، سندھی ہوں، کشمیری ہوں، بلوچی ہوں، مراٹھی ہوں، راجستانی ہوں، تاملز ہوں، گجراتی ہوں. ان سب کا صدیوں پرانا تخصص ہے، اور یہ ایک یونین فیڈریشنز کے تحت جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں جن کو آج پاکستان اور انڈیا کہا جاتا ہے. تو کشمیر کے معاملے میں بھی سب سے زیادہ جو اہم اتھارٹی ہونی چاہیے کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے وہ کشمیری عوام کو ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 27 اکتوبر 1947 کو اس وقت کی آبجیکٹیو کنڈیشنز ایسی تھی کہ مہاراجا کو ہی سائن کرنا پڑا، عوام سے نہیں رائے لی گئی. لیکن صورتحال ظاہری بات ہے، جس طرح پاکستان کا اپنا نریٹیو ہے، انڈیا کا اپنا نریٹیو ہے، تو اس مسئلے کا حل اگر ہم دیکھیں، حل جو ہسٹوریکلی بھی قابل قبول ہو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو کشمیر کی عوام کا فیصلہ ہو، جو کشمیر کے عوام کی اکثریت کا فیصلہ ہونا وہی چاہیے. تو یہ 27 اکتوبر کے حوالے سے 27 اکتوبر کی کشمیر میں کیا خاص اہمیت ہے، اس حوالے سے کیا گیا ویلاگ آپ کے سامنے ری تھنک وتھ عمر جاوید کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا. امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں. ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.